एक परिवार के अंदर दो लड़के अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहने लगते हैं। बड़े वाले लड़के की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो उसकी दुल्हन आती है वो बहुत ही अलग करैक्टर की होती है। अपने ही देवर पर वो डोरे डालने लगती है और देवर को अपने जाल में इस तरह से फंसा लेती है। देवर अब उसकी हर बात माना करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब घर वालों को लगता है कि इस छोटे वाले लड़के की भी शादी कर दी जाए। यहाँ पर भाभी तो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो, लेकिन घर वालों की जिद के आगे वो टूट जाती है और देवर की शादी हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद इस देवर को ये यहाँ से इस तरह से बहला फुसला कर दुबई भेज देती है और उसके बाद जो यहाँ पर घर वालों के साथ होता है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब ये लड़का दुबई से वापस आता है तो इसको इसके बूढ़े माता पिता और इसकी पत्नी स्टेशन पर भीख मांगते मिलते हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आगरा के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राकेश नाम का एक लड़का, जिसकी शादी हो जाती है, उसके माता पिता उसके साथ रहते हैं। रमेश उसका छोटा भाई होता है, वो भी उसके साथ रहा करता है। जो राकेश की पत्नी होती है वो रमेश से इस तरह से बातचीतों में हो जाती है। अब रमेश के साथ उसकी दिनचर्या चलने लगती है, उसके साथ वो मौज मस्ती करने लगती है। राकेश को इस सब के बारे में नहीं पता होता। राकेश सीधा व्यक्ति होता है। इधर जो रमेश होता है उसके साथ इस तरह के प्यार प्रसंग में आ जाता है। जो भी भाभी बोलती वो वही किया करता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। अब जो घर वाले होते हैं उनको लगता है कि छोटे बेटे रमेश की भी अब शादी कर देनी चाहिए। फिर पड़ोस के ही गांव से एक लड़की देखी जाती है जिसका नाम राधिका होता है। उसके साथ में रमेश की शादी कर दी जाती है। रमेश की शादी तो हो जाती है, लेकिन रमेश ज़्यादातर अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो तो अपनी भाभी के प्यार प्रसंग में इस तरह से लिप्त होता है कि वो अपनी पत्नी पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देता। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है, जो यहाँ पर राधिका होती है उसको सब पता चल जाता है। तो राधिका अपने पति से कहने लगती है कि तुम इस तरह के मामलों में मत फंसो, इस तरह से तुम मत करो, नहीं तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रमेश एक भी बात नहीं सुनता और वो अपनी भाभी के साथ ही लिप्त रहता है। उसके बाद जो राधिका होती है वो अपने मायके पहुंच जाती है। मायके में उसकी माँ होती है, पिता उसके होते नहीं, अपनी माँ के साथ रहने लगती है। इधर रमेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी भाभी के साथ रहने लगता है। फिर जो यहाँ पर भाभी होती है एक नई चाल चलती है और अपने देवर से कहने लगती है कि तुम कुछ दिन के लिए दुबई चले जाओ, वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा कर लेकर आओ और उसके बाद जब तुम हमारे पास आओगे तो बड़े आराम से हम यहीं रहने लगेंगे, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूँगी। अब रमेश भी यहाँ पर तैयार हो जाता है, एक एजेंट से बातचीत करता है, अपने कागज़ डॉक्यूमेंट पूरे कराता है। उसके बाद वो दुबई पहुँच जाता है। यहाँ पर जो इसके बूढ़े माँ बाप होते हैं उनके पास कोई फ़ोन नहीं होता और यहाँ पर जो भैया भाभी होते हैं उनके पास फ़ोन होता है। उन पर बातचीत कर लिया करता, अपने घर वालों का हालचाल ले लिया करता। इधर जो उसकी पत्नी होती है उस पर भी कोई फ़ोन नहीं होता। अब यहाँ पर रमेश दुबई में रहने लगता है, वो वहीं पर कामकाज करने लगता है। इधर जो भाभी होती है अब उसका दिमाग यहाँ पर बदलने लगता है। वो अपने पति से कहती है कि अब इन बूढ़े जो माता पिता हैं हमारे, इनसे अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लो। अब यहाँ पर जो बेटा होता है अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि माँ बाबूजी आपकी पेंशन कटने वाली है, आपको मेरे साथ कोर्ट में चलना पड़ेगा और कागज़ों पर साइन करने पड़ेंगे। पहले ही वकील से सेटिंग करके रखता है और वहाँ जाकर उन बूढ़े माता पिता से कोर्ट में साइन ले लिए जाते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी होती है सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेते हैं। अब प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है। उसके बाद पति पत्नी दोनों यहाँ पर एक नई प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग के तहत ही उस पूरी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और बेच कर घर पर ताला लगाकर वहाँ से वो अपनी जो यहाँ पर उस औरत का मायका होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी कि जो लड़का होता है अपनी ससुराल में पहुँच जाता है, वहाँ पर रहने लगते हैं। वहाँ पर इनका अच्छे से स्वागत किया जाता है क्योंकि इनके पास बहुत सारी धन दौलत होती है।
अब यहाँ पर जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो जाएं तो कहाँ जाएं, घर में ताला लगा होता है। अब वो वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। अब वो क्या करें, अड़ोसी पड़ोसी जब उनके इस हाल को देखते हैं तो 1-2 दिन तक तो उन्हें खाना देते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद अब वो भी कहाँ उनको रोज़ रोज़ खाना देने वाले थे। अब वो दोनों बूढ़े और बूढ़ी वहाँ से चलने लगते हैं और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो यहाँ पर राधिका होती है उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद अब वो भी टूट सी जाती है, उसका भी वहाँ पर कोई नहीं रहता। वो भी सोचने लगती है कि क्यों ना अब अपनी ससुराल चला जाए, वहाँ जाकर अपने पति के साथ रहूँगी, चाहे वहाँ मुझे रूखी सूखी मिले, मैं वहीं पर उन्हीं रूखी सूखी को खा लूँगी। ये सब अपने मन में विचार लेकर वो अपनी ससुराल पहुँचती है। वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसियों से जब पूछती है, पूछताछ करती है तो राधिका को पता चलता है कि यहाँ पर जो तेरे सास ससुर हैं उन्हें तो घर से निकाल दिया गया है। जो तेरे जेठ और जेठानी हैं वो इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं बाहर चले गए हैं। अब उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो आसपास के लोगों से पूछती है कि तुमने कहीं मेरे सास ससुर को देखा है? तो आसपास के लोग उसको बताते हैं कि हाँ, एक दिन हमें उनको रेलवे स्टेशन पर देखा था। अब वो सीधे रेलवे स्टेशन का रुख करती है और जब वहाँ पर अपने बूढ़े सास ससुर को इस तरह से भीख मांगते हुए देखती है तो एकदम से वो टूट जाती है, उनके पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि माँ बाबूजी आपके साथ में बहुत गलत हुआ है। आपका बेटा कहाँ है? तो वो कहते हैं कि बेटा तो कमाने के लिए बाहर गया है। उसके बाद उससे कभी बातचीत भी नहीं हुई। अब यहाँ पर जो बेटे की बहू होती है राधिका, वो भी उनके साथ ही उसी स्टेशन पर रहने लगती। वहीं पर एक तंबू गाड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पर जो राधिका होती है टॉफ़ी वगैरह, पानी वगैरह के पाउच लेकर रेलवे स्टेशन पर बेचती। ये दोनों वहाँ पर भीख मांगा करते। इसी तरह से वो भी यहाँ पर भीख मांगने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। इधर जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बार बार अपने भैया भाभी को फ़ोन किया करता। यहाँ पर जो भैया भाभी होते हैं उस नंबर को तोड़ देते हैं और उसके बाद वो दूसरा नंबर ले लेते हैं। वो यहाँ पर उनको फ़ोन भी नहीं कर पाता। वो अपने माता पिता के बारे में भी जानना चाहता, लेकिन उसे कैसे पता चले, यहाँ तो सब फ़ोन बंद हो चुके हैं। एक दिन का वाक़या होता है, उसके पास एक पड़ोसी का नंबर होता है। पड़ोसी के फ़ोन पर फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि भाई मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरा भाई भाभी कैसी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चलता, उनका फ़ोन ही नहीं लगता। तो पड़ोसी बताता है कि तेरे भैया भाभी ने यहाँ पर तेरे माता पिता के साथ में बहुत गलत किया है। तेरे माता पिता की पूरी प्रॉपर्टी को उसने हड़प लिया है और हड़प कर उसे बेच कर वो वहाँ से चले गए। तेरे माता पिता तो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। अब दोस्तों बेटा को जब पूरा वाक़या पता चलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लगभग 1.5 साल का समय उसे हो चुका होता है। अगर वो 1.5 साल में वापस आता तो उसने जितने भी पैसे कमाए थे वो वहीं पर खर्च हो जाते। बाकी उसके दिमाग में एक ही बात बनती है कि मैं किसी भी तरह से भारत पहुंच जाऊं, मैं अपने माता पिता के पास पहुंचूं। दोस्तों 1.5 साल में ही वो वापस आने लगता है और फिर जब वो रेलवे स्टेशन पर आता है, वहाँ से आकर अपने घर पहुँचता है। घर वालों के बारे में पता करता है तो कहीं से भी कोई पता नहीं चलता। और फिर जब अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है तो वो कहते हैं कि वो तो फला रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों जब बेटा खुद उस रेलवे स्टेशन पर जाता है तो बूढ़े माता पिता उससे भी भीख मांगने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। दोस्तों जब बेटा अपने माता पिता की ऐसी हालत को देखता है तो वहीं पर टूट जाता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहने लगता है कि माता पिता आपके साथ में बहुत ही गलत हुआ है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी के हाथ में भी टॉफ़ी होती हैं और पानी के पाउच होते हैं। पत्नी को भी देखता है तो उसकी आंखें यहाँ पर भी भर आती हैं। पत्नी उसके पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो जो मैं आपको छोड़कर चली गई। यहाँ पर जो पति होता है वो खुद सोचने लगता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। उसके बाद ये सभी लोग आपस में बैठते हैं और बातचीत करते हैं। फिर वहीं पर नज़दीक में एक मंडी होती है, उस मंडी में ये लड़का जाकर पल्लेदारी करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। किराए पर एक मकान ले लिया जाता है। कुछ पैसे इसके पास होते हैं, उन पैसों से घर का सामान मंगा लिया जाता है
और घर धीरे धीरे चलने लगता है। ये लड़का कमाने लगता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है राधिका अपने पति से कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब्जी की एक दुकान कर लें, उस पर हम बैठ जाया करेंगे, तुम अपना काम कर लिया करना। उसके बाद फिर उसी मंडी में एक सब्जी की दुकान खोल ली जाती है और वो दुकान इस तरह से चलती है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। धीरे धीरे उनके पास इस तरह से पैसा बढ़ जाता है, उनकी एक नहीं कई दुकानें हो जाती हैं। फिर वहीं मंडी में वो एक आड़त भी ले लेते हैं और आड़त भी उनकी अच्छी तरह से चलने लगती है। जो लड़का आज तक वहाँ पर पल्लेदारी किया करता था वो लड़का एक आड़त का मालिक बन जाता है। दोस्तों धीरे धीरे समय का चक्र इस तरह से बदलता है, वो खुद का अपना एक मकान खरीद लेते हैं और बड़े आराम से उनका यहाँ पर काम चलने लगता है। इधर जो उसके भैया भाभी होते हैं उनका जीवन यहाँ पर इस तरह से बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इधर जो भैया भाभी होते हैं उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके पास जब तक पैसे थे ससुराल वालों ने उनका आदर सत्कार किया और जब उनके पूरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब उनकी हालत भी इस तरह की हो जाती है, वो रोड पर आ जाते हैं। उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे धोबी कुत्ता, घर का ना घाट का, ना तो वो अपने घर के रहे ना ही ससुराल के रहे। अब वो रोड पर आ जाते हैं और इसी तरह से वो मंडी में जाकर बैठ जाते हैं। वो भी वहाँ जाकर भीख मांगने लगते हैं। जब अपने छोटे भाई को बड़ा भाई देखता है और जो उसकी पत्नी होती है यानी कि उसकी भाभी होती है वो देखती है तो उसके पैरों में गिरने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन यहाँ पर वो लड़का उनसे बात नहीं करता। थोड़ी दूर पर ही जब वो अपने घर जाता है तो उसके पीछे पीछे वो भैया भाभी हो लेते हैं। घर जाने के बाद पता चलता है तो यहाँ तो माता पिता भी हैं। माता पिता के चरणों में वो गिर जाते हैं और यहाँ पर दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं कि माता पिता हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमने आपके साथ में बहुत ही गलत किया है। अब माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, उन्हें यहाँ पर भी दया आ जाती है। उन लोगों के ऊपर दया आ जाती है जिन लोगों ने इन बूढ़े माता पिता को घर से बेघर कर दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। रेलवे स्टेशन पर ये लोग भीख मांगा करते थे। उन्हीं लोगों को आज ये माता पिता अपने छोटे बेटे से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इन्हें अपना लो, ये सुबह के भूलें, अगर शाम को घर वापस आ गए तो इनको भूला नहीं कहते, इन्हें अपना लो, इनका भी कोई काम धंधा चलवा दो। दोस्तों यहाँ पर जो छोटा बेटा होता है अपने माता पिता की बात को नहीं टाल पाता और उनसे कहता है कि ठीक है बाबूजी, ये इस लायक तो नहीं है, लेकिन आप अगर कहते हो तो ठीक है, मैं इनकी भी वहाँ पर एक दुकान खुलवा देता हूँ। फिर उन दोनों की भी वहीं पर एक दुकान खुलवा दी जाती है। उनकी भी दुकान ठीक ठाक तरीके से चलने लगती है। धीरे धीरे करके उनका समय व्यतीत होने लगता है और वो लोग भी वहाँ पर उनकी बगल में ही अपना एक घर खरीद लेते हैं। अब उनका जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर एक भाभी ने पूरे के पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर उस भाभी के लिए क्या कहना चाहते हैं और उन माता पिता और उस देवर के लिए आपकी क्या राय है जिन्होंने इतना सब होने के बाद भी उन्हें वापस अपना लिया? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने रिश्तों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,